Hey, गुड इवनिंग सभी को। कैसा सब बढ़िया। तो कल टेस्ट हुआ था अपना, सबने टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। तो टेस्ट के अंदर कितने 25 क्वेश्चन थे अपने, और साथ में अपने पढ़ रहे थे उसमें आईपीएम के अंदर अपने पढ़ा था, आईपीएम में वायरस तक पढ़ा था, यानी बायो कंट्रोल पढ़ रहे थे। बायो कंट्रोल के अंदर भी माइक्रोबियल कंट्रोल पढ़ रहे थे। माइक्रोबियल कंट्रोल यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हुए इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट करना। हाँ, क्या हुआ? फैन ऑन कर लो। कहाँ है? जहां से हो रहा है वहां से कर दो। ठीक है, तो माइक्रोबियल कंट्रोल के अंदर अपने वायरस पढ़ रहे थे, और वायरस के अंदर अपने बात की थी कि बैक्यूलो वायरस होते हैं, बैक्यूलोविरिडी फैमिली के जो वायरस होते हैं उनका यूज एज ए एंटोमोपैथोजेनिक वायरस किया जाता है। एंटोमोपैथोजन मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसेक्ट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं एंटोमोपैथोजन। एंटोमो मतलब इंसेक्ट, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजल ऑर्गेनिजम्स, यानी इंसेक्ट के अंदर डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर अपने सबसे पहला वायरस पढ़ा था, और वायरस के अंदर अपने बात की थी कि बैक्यूलोविरिडी फैमिली के जो वायरस होते हैं जिसमें एनपीवी और जीवी, एनपीवी यानी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस और जीवी यानी ग्रेनुलोसिस वायरस, इनकी अपने बात की थी। और इसमें अपने बैक्यूलो वायरस के अंदर ये भी देखा था कि बैक्यूलो वायरस होते हैं बेसिकली वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट ही इफेक्टिव होते हैं। और उसमें भी अगर बात करें कॉमर्शियली, ये कॉमर्शियली प्रोडक्शन होता है, मास मल्टीप्लिकेशन होता है या मास प्रोडक्शन होता है, वो SLNPV और HANPV का देखा था। SLNPV यानी स्पोडोप्टेरा लिटोरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, और HANPV यानी हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। और इसकी डोज अपने देखेगी 250 to 500 LE यानी लार्वल इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर, इसकी डोज काम में ली जाती है। और एनपीवी बेसिकली लेपिडोप्टेरा के लिए काम करता है, बाकी अदर इंसेक्ट के लिए इफेक्टिव नहीं होता। ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता, और दूसरा अपने प्लांट के ऊपर या क्रॉप के ऊपर भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन ये इसका अपने देखें कि नेगेटिव पॉइंट क्या है एनपीवी के, ये तो सब पॉजिटिव पॉइंट है इसके, एनपीवी इतना अपने यूजफुल क्यों है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात करें एनपीवी या कोई भी वायरस की, एंटोमोपैथोजन वायरस होता है, उनके नेगेटिव पॉइंट क्या है? सबसे पहला तो नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये इंसेक्ट्स को किल करने में टाइम ज्यादा लेते हैं, मतलब लगभग 3 से 5 दिन का टाइम इनको लगता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, है ना। इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद में उसमें धीरे धीरे इंसेक्ट्स मरते हैं, एकदम से नहीं मरते। जैसे कोई पेस्टिसाइड होता है उसको अप्लाई करते हैं तुरंत इंसेक्ट खत्म हो जाता है, ऐसा एनपीवी के केस में नहीं होता है। तो पहला कारण तो यही है कि ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है इनकी इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा, ये क्या होते हैं नेचर के अंदर बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाते हैं, है ना। बायोडिग्रेड का मतलब ये जल्दी ही अपने आप निकलो 2 मिनट। ये तो मेरे वाला है। ठीक है, आपका टेस्ट भी हुआ, इसको भी सॉल्व करेंगे। एक बार अपने वायरस के बारे में बात कर रहे थे, कुछ वायरस के बारे में पढ़ा था, तो वायरस के बारे में, चलो वायरस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, नोट करने का हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो वायरस के बारे में अपने बात कर रहे हैं कि वायरस के नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो क्या आया कि ये अपने इंसेक्ट्स को किल करने में टाइम लेते हैं। दूसरा, ये जल्दी बायोडिग्रेड हो जाते हैं, मतलब इनको अगर अप्लाई किया आपने तो उसके बाद में इसका असर होता है वो 2-3 दिन में ही खत्म हो जाता है। अब पता चल रहा है कि 5-7 दिन तो किल करने में ले रहा है, लेकिन खुद ही 2-3 दिन में खत्म हो रहा है, तो फिर उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। क्यों खत्म हो जाता है? रेडिएशन के कारण। जैसे लाइट है, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है अगर, तो उस टाइम क्या होता है वायरस होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा अपने देखते हैं कि वायरस क्या होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अगर टाइम पे इनको होस्ट नहीं मिला, मान लो जिस इंसेक्ट के लिए आपने इसको अप्लाई किया है
वो होस्ट टाइमली इसको नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाते हैं ना, एक्टिव नहीं रह पाते। इस वजह से ये क्या होते हैं, अपने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाते। ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वायरस के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के कारण अपने देखें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है वो फार्मर्स के बीच में कम चलन में है। वहीं अगर केमिकल कंट्रोल की बात करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा चलन में क्यों है फार्मर्स के बीच में, ज्यादा अपने फार्मर्स इसको यूज क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का कारण भी है कि इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, तुरंत रिजल्ट देते हैं और इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। एनपीवी होता है या कोई भी बायो एजेंट होता है वो प्रॉपरली या हर एरिया में आपको इजीली फार्मर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसके कारण भी फार्मर्स तक ये प्रॉपरली टाइम पे नहीं पहुंच पाते। तो ये वायरस के बारे में अपने पढ़ा था, लिखा भी था इसके बारे में, आगे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पेपर हुआ था उस टेस्ट को देख लेते, क्या क्या कितना क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है। दिया तो सबने था टेस्ट, ऐसा तो नहीं जिसने टेस्ट ही नहीं दिया हो। तो सबसे पहले अपने देखे कॉटन स्पॉटेड बोलवर्म के बारे में, सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉटन स्पॉटेड बोलवर्म इरियास इनिशियोलाना या इरियास वाइटेला, दो इसकी स्पीशीज होती है। फिर डेड आर्ट विद पिन होल इन सोरगम इज ड्यू टू द अटैक ऑफ स्टेम बोरर। अब देखो यहाँ पर शूट फ्लाई भी है, स्टेम बोरर भी है ना। वैसे तो डेड आर्ट तो दोनों ही बनाते हैं, स्टेम फ्लाई भी बनाती है और अपने ये शूट फ्लाई भी बनाती है और स्टेम बोरर भी बनाता है, लेकिन इसने साथ में क्या बोला, पिन होल। पिन होल साइज या अपने पिन हेड के साइज के होल्स किसमें दिखाई देते हैं, तो वो फिर स्टेम बोरर के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने देखा था कि स्टेम बोरर के कारण जो प्लांट की लीव्स होती है, इस प्रकार के लीफ है ना, तो इसके ऊपर अपने को इस प्रकार के व्हाइट कलर के क्या होते हैं, शॉर्ट होल्स दिखाई देते हैं लाइनिंग के अंदर, लीव्स के ऊपर। ठीक है, इसीलिए पिन होल साइज अपने को या पिन होल दिखाई देते हैं, और साथ में क्या बनता है, डेड आर्ट बनता है। ये दोनों सिम्टम्स अगर आए तो फिर डेड, ये स्टेम बोरर के कारण है। लेकिन सीधा ही दे देता कि डेड आर्ट इन सोरगम इन अर्ली स्टेज, तो फिर अपने क्या बोल सकते थे, शूट फ्लाई बोल सकते थे। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, साइंटिफिक नेम ऑफ गुरदासपुर बोरर एसिगोना स्टेनियला, सिंपल साइंटिफिक नेम पूछा है और कुछ है नहीं इसमें ऐसा, है ना। और उसके बाद में अगर आता है नेक्स्ट, व्हाइट ईयर इन राइस इज कॉज्ड ड्यू टू स्टेम बोरर। व्हाइट ईयर होता है वो स्टेम बोरर, लेकिन स्टेम बोरर में भी अगर देखें कौन सी स्पीसीज है, येलो स्टेम बोरर, जो पेडी के अंदर मोनोफेगस पेस्ट होता है, पेडी का येलो स्टेम बोरर पेडी का मोनोफेगस पेस्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मस्टर्ड साफ्लाई बिलोंग टू द फैमिली टेंथ्रेडिनिडी होती है। ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो मस्टर्ड साफ्लाई का ऑर्डर हाँ हिमेनोप्टेरा। ठीक है, उसके बाद में डैमेजिंग स्टेज ऑफ कोकोनट राइनोसरस बीटल, एडल्ट ही डैमेज करता है, गर्भ क्या करता है, हाँ डिकम्पोज या अपने कंपोस्ट होती है, या जो अपने FIM होती है, गोबर की खाद के जो ढेर पड़े रहते हैं उनके अंदर ये फीड करती है, कंपोस्ट पे या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है कौन, गर्भ। लेकिन इसका एडल्ट होता है वो क्या करता है, डैमेज करता है कोकोनट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगर अगला देखिए, सर्पेटाइन लीफ माइनर ऑफ टोमेटो इज बिलोंग टू द फैमिली एग्रोमाइजिडी, ना एग्रोमाइजिडी फैमिली का होता है। उसके बाद में अगर बात करें, द पेरास्टोइड ऑफ डीबियम डायमंड बैकमोथ इज पोटेशिया प्लूटेला। पेरास्टोइड पूछा ना इसने, हाँ पोटेशिया प्लूटेला, ये अपने नोट लिखा हुआ नहीं था ना, अभी तक नहीं पढ़े पेरास्टोइड, सबने नहीं पढ़े, लिखवाया था क्या, पोटेशिया नहीं लिखवाया शायद, हाँ नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। मैंगो स्टेम बोरर बैक्टेरोसेरा रफोमेकुलेटा बिलोंग टू द फैमिली सेरेम्बाइसिडी। ठीक है, ये तो अपने बात की थी, अपने इंपॉर्टेंट इंसेक्ट था, पॉलीफेगस है ये भी, बहुत सारी और चार्ट्स के अंदर डैमेज करता है। ठीक है, सेरेम्बाइसिडी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे मैंने आपको, क्या होता है, इनको लॉन्ग हॉर्न बीटल बोलते हैं। लॉन्ग हॉर्न बीटल मतलब कौन सा पार्ट लॉन्ग होगा, एंटीना, यानी इनकी एंटीना होती है, इनकी बॉडी से भी डबल होती है ना, डबल लेंथ की एंटीना होती है, इसलिए इनको लॉन्ग हॉर्न बीटल भी बोलते हैं, सेरेम्बाइसिडी के अंदर आता है। फिर वेक्टर ऑफ सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस होता है, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसीडस होता है। ठीक है, ये एफिड होता है कुल मिला के। और CEAC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ GM क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया विच वर्क्स अंडर, ये जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था, इसे मेरे को इसे ठीक लगा, मैंने दे दिया, क्या पता बच्चों को बताओ है। हाँ तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे प्री पीजी में, लेकिन अपने एंटोमोलॉजी से ऐसे है कि अपने ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़ते हैं तो बेसिकली आपसे पूछ लेंगे जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है उनको अप्रूवल कौन देती है, तो कौन देती है, CEAC देती है। और ये CEAC किसके अंदर आती है, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में आता है CEAC की फुल फॉर्म नहीं पता, CEAC, हाँ हाँ सेंट्रल, आगे
एनवायरमेंटल नहीं है, ए से सेंट्रल, ये अपने ई से क्या होगा, ई से एंटोमोलॉजी है, सी ई, हाँ इंजीनियरिंग, और ए से अप्रेजल, ए से होता है अप्रेजल है ना, सी से कमेटी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हाँ सी ई एस, जी ई एस सी होता है, सी ई एस सी नहीं, गलत लिखा हुआ है कमेटी, हाँ जी ई एस सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करती है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है जिसको जीएम क्रॉप बोलते हैं, उनके एक प्रकार से अप्रूवल के लिए ये काम करती है, इनको अप्रूव देती है अगर इंडिया के अंदर, तो वही एजेंसी देती है, कमेटी है एक प्रकार की, है ना। और ये किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट के अंदर है, GEACI, ठीक है। अमेरिकन बोलरम इज अदरवाइज नॉन एज, ग्राम पोडोब्रो बोलते हैं अमेरिकन बोलरम, यानी हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। तो हेलिकोर्पा आर्मीजेरा को अदर किस नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रूट्स किंग मोथ के बारे में क्वेश्चन। फ्रूट्स किंग मोथ कौन से ऑर्डर में आता है, ऑर्डर ही पूछा है क्या, नहीं। फ्रूट्स किंग मोथ एग्स किसके ऊपर देती है, तो ये तो पिछली बार भी आया था शायद क्वेश्चन, पिछले टेस्ट में भी था, कैसे गलत है, सही तो है, पिछले में तो बताया था, पिछली क्लास के अंदर ही, हाँ उसके अंदर था, क्लास में अपने को सैटरडे को क्वेश्चन आंसर सोल्व किए थे, उसके अंदर ये क्वेश्चन था, तब मैंने आपको बताया था कि ये टेनोस्पोरा गिलोय के प्लांट पे, और अपने कन्वोल्वुलस आता है जो अपने जिसको हिरणखुरी बोलते हैं, उसके अंदर, ये दोनों के अंदर डैमेज करता है। उसके बाद में आता है पाइजीडियम, इज ए करेक्टर ऑफ पाइजीडियम, पाइजीडियम किसका होगा, पाइजीडियम, हाँ हाँ ये कोकुलस है ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये नहीं है, इसको ये करना, ठीक है, ये सही कर लेंगे, अपने आंसर की इसकी सही कर लेंगे, ठीक है। चलो पाइजीडियम इज करेक्टर ऑफ पाइजीडियम, पाइजीडियम कोलियोप्टेरा के अंदर। उसके बाद में कौन सी पल्स बीटल है, लेकिन कौन सी फैमिली के अंदर आती है पाइजीडियम, मतलब पल्स बीटल होती है कौन सी फैमिली में, गैलिचिडियम, गैलिचिडी है ही नहीं कोलियोप्टेरा की, वो तो लेपिडोप्टेरा की है, हाँ ब्रूचिडी फैमिली के अंदर आती है। द स्टेम बोरर विच इज कॉमन इन सोरगम, मेज, राइस एंड व्हीट, बताओ, सिसेमिया इनेफेरेंसी होता है, यानी ये अपने, मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था जब अपने पढ़े थे ओलिगोफेगस पेस्ट, क्या पढ़े थे, ओलिगोफेगस पेस्ट पढ़े थे, उस टाइम बताया था मैंने कि ये स्टेम बोरर होता है जो अपने राइस में, सोरगम में, मेज में, व्हीट में, सब में डैमेज करता है। उसके बाद में आता है डेड आर्ट सिम्टम्स ऑफ सोरगम इनिशियल ऑफ द प्लांट इज कॉज्ड ड्यू टू, यही क्वेश्चन वापिस शूट फ्लाई के कारण है ना, सिंपल डेड आर्ट अर्ली स्टेज में दे फिर तो शूट फ्लाई, डेड आर्ट इन लेट स्टेज या मेच्योर क्रॉप में दे तो फिर स्टेम बोरर, अगर पिन होल दे तो भी स्टेम बोरर, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। हार्वेस्ट ऑफ मैंगोज इज मोर डिफिकल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब ये क्या है, कौन सा इंसेक्ट है, लिखा नहीं था शायद आपने, हाँ नहीं लिखा था, ये रेड आंट है, लाल चींटियां, रेड आंट मतलब ये चींटियां आती है मैंगो के अंदर, फ्रूट हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम बहुत सारी, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रूट जब पकने लगता है, मैंगो का फ्रूट पकने लगता है, तो उसके अंदर अपने को पता है कि मैंगो के फ्रूट के ऊपर जो उसका शेप होता है वो धीरे धीरे कई बार बाहर आने लगता है, चिपचिपा रहता है फ्रूट ऊपर से, है ना, वो स्वीट लिक्विड होता है, उस पर क्या आती है अपने आंट्स आती है बहुत सारी, वो लाल चींटियां आती है ज्यादा, वो खतरनाक होती है, फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें दिक्कत करती है, काटती है, ठीक है। तो ये एक पेस्ट है, मतलब वैसे तो पेस्ट नहीं है, क्रॉप को तो डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम करता है, ये थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम जो हार्वेस्टर है या फार्मर है उसको दिक्कत करता है ये थोड़ा सा, बाकी क्रॉप को तो ऐसा कोई डैमेज नहीं करता ये, तो ये पेस्ट तो नहीं है ये, लेकिन वैसे है कि हार्वेस्टिंग में ये ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेजर पेस्ट ऑफ टोमेटो, टमाटर का पूछा था, फ्रूट बोरर होगा, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। उसके बाद में बायोलॉजिकली राइस येलो स्टेम बोररिज स्क्रिपोफेगा इंसेक्टिवलेस होता है, ये वही है येलो स्टेम बोरर, जिसको क्या बोला आपने, मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस, मोनोफेगस पेस्ट, मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस। उसके बाद में डेड आर्ट इन यंग सीडलिंग ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय सिसेमिया इनेफेरेंस। उसके बाद में स्टेम गर्डल इज ए पेस्ट ऑफ, स्टेम गर्डल ग्रेप्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद में रूट रोट इज ये सॉरी रूट ग्रेप इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट, और फ्रूट फ्लाई प्यूपेट्स इन, फ्रूट फ्लाई का प्यूपेशन सॉइल में होगा,
हाँ, तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। इसमें कुछ 5-7 क्वेश्चन ऐसे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ग्रुप ऑफ रेड पंपकिन बीटल मेनली फीड ऑन, हाँ अपने पढ़ा था कि एडल्ट होता है वो लीव्स को फीड करता है और ग्रब होता है वो रूट्स को फीड करता है, पंपकिन बीटल का। साइट ऑफ ओविपोजिशन फॉर रेड कॉटन बग, हाँ सॉइल के अंदर ही करेगा, सॉइल और ड्राई लीव्स के अंदर क्या करता है, एगलिंग करता है। लिखा था अपने जब रेड कॉटन बग पढ़ा था उसमें लिखा था इसको। ए फार्मर्स वांट टू ग्रो फेनग्रिक, ये तो आगे आ गया अपना इतनी 25 क्वेश्चन होगी। इसमें से मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं सुने होंगे। 2 क्वेश्चन ही थे या 3 थे? 2 ही थे। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 25 में से 2 क्वेश्चन तो बन सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। कितने सही हो गए? आइडिया लगा कुछ? हाँ 20 एक सही हो गए। किस किस के सही हो गए 20 क्वेश्चन? जबरदस्ती 8%, वो बेचारी मानने को तैयार नहीं है, उसको खुद के ऊपर इतना विश्वास है कि मेरे 20 सही नहीं है। नितिन के 20 सही हो गए देख। हाँ सॉइल, रेड कॉटन बग्गी तो एगलिंग सॉइल में होती है ना, सॉइल या ड्राई लीव्स होती है उनमें। एक के 202 हो गए, देख लो आप 202 कैसे हो गए? हार्ड था सर इस बार पेपर, बहुत बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने नहीं पढ़े थे। हार्ड था क्वेश्चन, मतलब पेपर हार्ड था। हाँ ऐसा तो हो सकता है ना, तो पेपर हार्ड आ सकता है। अब पेपर हार्ड होता है तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको आइडिया रखना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, करने वाला है, वो तो आइडिया रहना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी है कि प्री पीजी के अंदर इजी पेपर आए आपके टाइम भी, हो सकता है हार्ड पेपर आ जाए। ऐसा होता है कभी, क्या होता है 1-2 साल इजी आ जाता है और कभी ऐसा आ जाता है कि बच्चों को हवा ही नहीं लगी, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके अंदर आपके ऊपर है कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए पेपर का, कि हाँ मैंने पेपर पूरा देख लिया, अब इस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये पेपर किस लेवल का है, तो इतने क्वेश्चन बनते हैं इसमें। वो आपके ऊपर है कि आप उसका एनालिसिस करके सही आंसर दें। साइंटिफिक नेम याद नहीं हो रहे तो हार्ड लगे, हाँ याद नहीं होता हार्ड लगे, नॉर्मल सी बात है, उसमें तो क्या ही कर सकते। एगलिंग प्यूपेशन कहाँ करते हैं इंसेक्ट, वो सबका अलग लिखवा, सबका लिखवाएंगे, अलग से लिखवाएंगे, लेकिन कुछ मेजर इंसेक्ट है उनके क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यूपेशन अपने फ्रूट फ्लाई का पूछा जाता है जो एग्जाम में आता है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है वो अपने रेड कॉटन बग का है, उसका भी पूछा जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट है इनका, लास्ट में अपने जैसे ही इंसेक्ट पेस्ट ये आईपीएम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपने सब एक साथ लास्ट में नोट कर लेंगे कि कौन सा इंसेक्ट कहाँ पर प्यूपेशन करता है, किस प्रकार से होता है ना। अभी तो इसके बाद में अभी अपनी इकोलॉजी और बाकी पढ़ी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने बैक्टीरिया के बारे में। उस दिन अपने वायरस के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार बैक्टीरिया के बारे में देखें तो जैसे बैक्टीरियोविरिडी फैमिली के जो वायरस होते हैं वो ज्यादा इंसेक्ट्स में मैनेजमेंट में काम आते हैं, जो एनपीवी जीवी एग्जांपल पढ़ा, लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए काम करता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि लार्ज स्केल पे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, तो बीटी, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस। बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस की अगर बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ग्राम पॉजिटिव होता है। हाँ पैथोलॉजी पढ़ी नहीं अभी, है ना। हाँ हाँ तुक्का, वही तो कह रहा हूँ, तुक्का सही नहीं लगता ना, इसलिए तुक्का नहीं लगाना चाहिए। ठीक है हाँ, तो ग्राम पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो इसमें याद रखना है कि मैक्सिमम जो प्लांट पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं या प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। लेकिन बेसिलस क्या है, बेनिफिशियल है, तो ये ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, मैक्सिमम बात कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे कि मैक्सिमम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखना आपको, क्या मैक्सिमम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी अधिकांश पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु ग्राम एग्राई होते हैं, यानी ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये पैथोलॉजी में पढ़ोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऐसे भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं लेकिन वो भी ग्राम पॉजिटिव है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे क्लेवीबैक्टर पढ़ते हैं, क्लेवीबैक्टर क्या है, प्लांट में डिजीज कॉज करता है लेकिन वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जब आपसे पूछे कि मैक्सिमम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द ग्रुप ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं क्या, क्या डिफरेंस होता है? हाँ स्टेन देंगे वो पॉजिटिव, नहीं देंगे वो नेगेटिव।
नहीं, कलर तो आएगा लेकिन डिफरेंट कलर आएगा। हाँ, स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था एच.सी. ग्राम ने। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर एक बैक्टीरिया है उसको अगर आपने स्टेन किया तो उसके कारण एक ग्रुप के अंदर तो पर्पल कलर दिखाई दिया, एक ग्रुप के अंदर रेड पिंक कलर दिखाई दिया। तो जिसको पर्पल कलर दिखाई दिया उसको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, और जिसमें रेड या पिंक कलर दिखाई दिया उसको बोला ग्राम नेगेटिव। ठीक है, किस बेस पे आया? अब आपसे पूछे कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का बेस क्या है, तो बेस है उनकी सेल वॉल। दोनों की सेल वॉल टोटली डिफरेंट, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग ग्रुप में डिफरेंशिएट किए गए, तो सेल वॉल के बेस पे डिफरेंशिएट किए गए। सेल वॉल के ऊपर देखिए क्या डिफरेंस है सेल वॉल के अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव होता है उनकी सेल वॉल थिक होती है, मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम ग्राही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। वहीं अगर ग्राम अग्राही यानी ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है, लेकिन डबल लेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे अंतर होते हैं। मेन जो डिफरेंस है वो सेल वॉल के अंदर ही है, और सबके सब डिफरेंस आपको, जैसे ग्राम पॉजिटिव है उसमें टेकोइक एसिड मिलता है, ग्राम नेगेटिव में टेकोइक एसिड नहीं होता है ना। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर लेयर नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में आउटर लेयर होती है। ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? रेसिस्टेंट होते हैं। तो ये इस टाइप के आपको डिफरेंस पैथोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब अपने यहां बीटी की बात करें तो बीटी एक प्रकार का कैसा है? बीटी एक प्रकार से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है। सॉइल बोर्न मतलब सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसका आप मल्टीप्लिकेशन कल्चर कर सकते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, और कल्चर करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें आती है, एक तो बीटी बैक्टीरिया है और एक होता है बीटी क्रॉप। 2 अलग अलग चीज है, एक तो है बीटी बैक्टीरिया, एक है बीटी क्रॉप। दोनों कंसेप्ट अलग अलग, मिक्स नहीं करना दोनों को। बीटी के नाम पे सबको कॉटन याद आता है या क्रॉप याद आता है। बीटी, सर बीटी तो कॉटन होती है ना, वो तो क्रॉप है, वो तो ट्रांसजेनिक क्रॉप है, लेकिन बीटी तो बैक्टीरिया है एक्चुअली। बेसिलस थ्यूरिजेंसिस क्या है? बैक्टीरिया है। तो एक तो बीटी क्रॉप होती है, एक बीटी बैक्टीरिया होता है। अपने को पहले क्या पढ़ना है? पहले बीटी बैक्टीरिया पढ़ो। बीटी बैक्टीरिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि बीटी बैक्टीरिया क्या है। बीटी बैक्टीरिया सॉइल बोर्न ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? सॉइल बोर्न और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर बीटी के बारे में बात करें तो बीटी ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? इंसेक्ट्स के अगेंस्ट टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। और इंसेक्ट्स में पर्टिकुलरली देखें कौन से ग्रुप के इंसेक्ट के लिए, तो वो लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए। लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं, उनके लिए ये एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन कहां से बनती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें प्रोटीन कैसे बनेगी? प्रोटीन किससे बनती है? एमआरएनए से बनती है। एमआरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। डीएनए किससे बना होता है? जीन से बना होता है। छोटे छोटे जीन होते, जीन के मिलके पूरा डीएनए बनता है ना। तो एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोटीन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है ना। तो जो एक टॉक्सिक प्रोटीन बन रही है, बीटी बैक्टीरिया होता है, उसमें 3 टाइप की इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनती है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन मतलब कीटनाशी प्रोटीन या कीटों के लिए विषैली प्रोटीन। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार। जनरली आप पढ़ते हैं क्रिस्टल प्रोटीन पढ़ते हैं, CRY पढ़ते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना आपको ना। इसके अंदर देखो, बैक्टीरिया के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन बनेगी। एक तो होती है CRY, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल प्रोटीन बोलते हैं, क्रिस्टल प्रोटीन। एक आती है CYT। CYT मतलब साइटोलाइटिक प्रोटीन। कौन सी होती है? साइटोलाइटिक प्रोटीन, साइटोलाइटिक प्रोटीन। और एक आती है VIP। VIP यानी वेजिटेटिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। अभी आप इन अगर प्रोटीन बोलेंगे तो यहां से क्रिस्टल प्रोटीन बोल दिया, साइटोलाइटिक प्रोटीन बोल दिया। जीन बोलेंगे तो इसको शॉर्ट में बोल दिया क्राइजीन, CYT जीन और VIP जीन। 3 प्रकार के जीन बोल सकते हैं। यानी इंसेक्ट्स के, ये बैक्टीरिया के अंदर, बीटी के अंदर 3 प्रकार के जीन होते हैं जो क्या करते हैं? 3 प्रकार के डिफरेंट इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाते हैं, जो कीटों के लिए विषैली प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये 3 जीन है। इन्हीं 3 जीनों का यूज करते हुए, ये पहले क्या होता था जब बीटी कंसेप्ट नहीं आया था, मतलब बीटी फसलें नहीं आई थी बाजार में, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले यही होता था कि ये डायरेक्ट एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है? ये 3 जीन है, इसके अंदर ये 3 जीन है, ये क्या कर रहे हैं? विषैली प्रोटीन बना रहे हैं। पहले क्या होता था? इस बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन करते थे, गुणन किया, गुणन करके बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए, और इन बैक्टीरियाओं को पाउडर के फॉर्म में, यानी इनके बीजाणु होते थे, उन बीजाणुओं को किसके रूप में? पाउडर के रूप में, घोल के रूप में। आज भी बाजार में मिलते हैं, पहले भी मिलते थे,
बाजार में आते हैं, घोल के रूप में आते हैं, पाउडर के रूप में आते हैं। क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया का यानी इसका कल्चर किया और इस कल्चर को क्या कर दिया, इस कल्चर को डायरेक्ट अपने ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया, बैक्टीरिया को डायरेक्ट स्प्रे कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे इस प्लांट को किसने फीड किया, लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट ने फीड किया। फीड करते ही इसके ऊपर पड़े हुए जो स्पोर या बैक्टीरिया है वो कहां गए, इंसेक्ट के गट के अंदर, इंसेक्ट के आहार नाल में गए। आहार नाल में, इंसेक्ट के आहार नाल में पीएच कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय यानी एल्केलाइन। जैसे ही इस बैक्टीरिया को एल्केलाइन पीएच मिलता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे ही इस बैक्टीरिया को एल्केलाइन पीएच यानी क्षारीय वातावरण मिलेगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव मतलब ये सामान्य वातावरण में वो विषैली प्रोटीन उत्पन्न नहीं करता, वो प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव रहती है। लेकिन जैसे ही इसको क्षारीय वातावरण मिलता है, वो इसके द्वारा स्रावित प्रोटीन होती है या इसके द्वारा निर्माण की गई प्रोटीन होती है, कैसी हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। किसके लिए, यानी एक प्रकार से इन्फेक्टिव हो जाती है वो। किसके लिए, उस इंसेक्ट के लिए पर्टिकुलर, जिसके अंदर उसने, जिस इंसेक्ट ने इसको फीड किया है। ठीक है, फिर वो क्या करती है, फिर अपने उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, वो अपने आहार नाल के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन होता है। क्या होता है उस दौरान क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर वॉल है वो रप्चर हो जाती है, आहार नाल की आंतरिक सतह क्या हो जाती है, फट जाती है। उसके कारण आहार नाल के बाहर क्या है, हिमोलिफ, रुधिर, आहार नाल के अंदर क्या है, पाचक एंजाइम, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। उसके कारण आहार नाल पैरालाइज्ड हो जाती है, लकवाग्रस्त हो जाती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, पैरालाइज्ड होगी। अब उसके कारण इंसेक्ट क्या करेगा, खाना पीना छोड़ देगा और धीरे धीरे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। कौन सी डिजीज बोलते हैं इसको, सेप्टिसीमिया। आपसे पूछे कि बीटी बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया आपसे पूछे कि इंसेक्ट्स में कौन सी डिजीज कॉज करता है, सेप्टिसीमिया। या सेप्टिसीमिया क्या है, तो आप बोलेंगे कि इंसेक्ट्स के अंदर बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, है ना। और ये क्या करती है, गट के अंदर इन्फेक्शन करती है। क्या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करेगा, गट में। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे कि बैक्टीरिया ओनली इंसेक्ट्स को ही किल क्यों करता है, अदर ऑर्गेनिजम्स को किल क्यों नहीं करता, क्योंकि ये इनएक्टिव रहता है। कैसा रहता है ये, इनएक्टिव। मान लो आपने बीटी बैक्टीरिया है उसको फीड कर लिया, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपने एसिडिक है, अपने जो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल है उसका वातावरण कैसा है, अम्लीय वातावरण है, तो अपने ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट ने इसको फीड किया तो इंसेक्ट के गट का पीएच कैसा, क्षारीय, एल्केलाइन है, मतलब 10 से भी ऊपर होता है, 10 से भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एल्केलाइन होता है। तो इसके कारण उनके गट में जाते ही ये इन्फेक्टिव हो जाता है या एक प्रकार से अपने टॉक्सिक हो जाता है और उनको खत्म कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो आपको ये 3 प्रोटीन याद। अब पहले का कंसेप्ट ये था, अब जैसे बीटी कॉटन पढ़ते हो आप, बीटी ब्रिंजल पढ़ते हो, बीटी कैबेज पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, लेकिन जैसे बीटी ग्राम नहीं है, बीटी चिकपी थोड़ी है, बीटी चना है क्या, नहीं है, लेकिन चने में हेलिकोवर आता है। अब अगर आपको हेलिकोवर का बायोलॉजिकल कंट्रोल करना, क्या करोगे, ये करोगे कि डायरेक्ट बीटी मार्केट से खरीदा और उसको स्प्रे कर दिया, ये कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी थी जिनमें कि बहुत ज्यादा लेपिडोप्टेरिन पेस्ट का अटैक हो रहा था, उससे बहुत इकोनॉमिक लॉस ज्यादा हो रहा था। इसके लिए फिर ये कंसेप्ट आया बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कि क्यों ना अपने इस बैक्टीरिया में ये जो तीनों जीन है, कौन से, CYT, क्राई और BIP, इनका यूज करते हुए क्यों ना अपने इन सबको प्लांट के अंदर ही डाल दे। तो क्या हो जाए, तो ये प्लांट के अंदर ये तीनों प्रोटीन, यानी ये तीनों प्रोटीन इस प्लांट में बनने लग जाएगी। ये प्रोटीन अगर बनने लगे तो इस प्लांट को इंसेक्ट फीड करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लांट क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए। और इससे मिलकर क्या बना, इससे मिलकर बना ट्रांसजेनिक क्रॉप। और उन ट्रांसजेनिक क्रॉप को क्या बोला, बीटी ट्रांसजेनिक। क्या सभी ट्रांसजेनिक क्रॉप बीटी है क्या, लेकिन सभी बीटी क्रॉप ट्रांसजेनिक है, हाँ याद रखना कि सभी बीटी क्रॉप ट्रांसजेनिक हो सकती है, लेकिन सभी ट्रांसजेनिक क्रॉप तो बीटी नहीं हो सकती। बीटी ट्रांसजेनिक किसको बोलोगे, जिसमें बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का ही जीन डाला होगा, उसी को बीटी बोलेंगे। अदरवाइज दूसरी ट्रांसजेनिक और भी हो सकती है, जैसे कुछ ऐसी क्रॉप है जो हेर्बिसाइड टॉलरेंट है, वो भी ट्रांसजेनिक है। कुछ ऐसी क्रॉप है जो ड्रो टॉलरेंट है, वो भी ट्रांसजेनिक हो सकती है। ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन यानी बाहर का जीन अगर आपने डाला है कोई क्रॉप के अंदर तो वो ट्रांसजेनिक है। बाकी ट्रांसजेनिक उसको अपने नहीं बोल सकते, उसको हाइब्रिड बोल सकते। हाइब्रिड भी तो होती है, आपस में कोई कई म्यूटेशन से बनती है, कई अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनती है, वैसे भी तो नई स्पीसीज तैयार होती है या नई अपने वैरायटी तैयार होती है क्रॉप की। इसी प्रकार से बीटी है, जिसको आप बीटी ट्रांसजेनिक पढ़ते हैं, उसमें पर्टिकुलर बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के ही इनमें से कोई जीन डाला हुआ है। जरूरी नहीं है तीनों ही डालें, कोई भी जीन इनमें से डाल दिया जिस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए। अभी तक इन टोटल की बात करें तो लगभग 800 जीन रिपोर्ट कर चुके हैं। बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, उसके अंदर अभी तक 800 जीन रिपोर्ट हो गए, डिफरेंट टाइप के, जिसको आप पढ़ते हो क्राई फर्स्ट AC, क्राई 2AB, इस टाइप के 800 जीन रिपोर्ट हो चुके हैं। उन 800 जीनों का यूज करके आप कोई भी क्रॉप के अंदर रेसिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए।
तो अगर आपसे एक चीज और पूछ ले कि जो बीटी है, कोई भी क्रॉप, बीटी मतलब बीटी ट्रांसजेनिक कोई भी क्रॉप है, उसका क्या करेक्टर होता है, क्या गुण होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर एक ही गुण होता है सिर्फ, और कोई गुण नहीं है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है। और वो भी कौन से इंसेक्ट? लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के लिए। और उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होता, ना उससे कोई क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना उससे कोई कुछ भी इसके अंदर ऐसा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वो पर्टिकुलर क्रॉप उस एक इंसेक्ट के लिए क्या होगी, रेसिस्टेंट होगी, उस वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा दे रही है। बाकी उसके अंदर कोई गुण नहीं होता है। दूसरे अगर गुण विकसित करने हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट अलग टाइप के जीन, जो भी आपको जैसा मॉडिफिकेशन चाहिए वैसा, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल चीज है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी मतलब आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अभी आजकल देखते हैं अपने बच्चे भी डिजाइन होने लगे बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, ऐसा होता है। मतलब आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा, एडवांस सिस्टम होता है, बच्चे डिजाइन हो जाते हैं। जैसे किसी को लगता है, किसी के माता पिता है जैसे, उनको दोनों को अपने लक्षण अच्छे नहीं लग रहे कि मेरे बच्चे में ये लक्षण नहीं जाने चाहिए, होता है। हाँ, पता चला कि किसी की हाइट कम रहेगी, किसी की हाइट बहुत ही ज्यादा लंबी होगी, है ना। तो अब पापा की मान लो हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, माँ को पसंद नहीं है, आपकी हाइट पसंद नहीं है, मेरे बच्चे में नहीं जानी चाहिए, है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जीन के अंदर काट छाट कर देते हैं, है ना। भी करना क्या होता है, कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट भी बना सकते हो आप, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हो। जिससे अभी मच्छरों पे ऐसा काम चल रहा है। अभी इतने दिन जो मच्छर थे ना, वो कैसे मच्छर थे, डिजीज ट्रांसमिट करने वाले मच्छर थे। अब ऐसे मच्छर बनाए जा रहे हैं जो कि डिजीज ट्रांसमिट नहीं करे। देखो आप, मतलब मच्छर के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि मच्छर के अंदर जो डिजीज ट्रांसमिशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को वहां से हटा दे रहे हैं। और उसके कारण जो मच्छर बन रहे हैं उनको फिर वापस मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, मल्टीप्लाई करवा के उनको रिलीज कर दिया। अब वो क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे। आने वाली जनरेशन कैसी होगी, वो वेक्टर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीन काट दिया गया, अब वो वेक्टर है ही नहीं, मतलब वो डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो ऐसा काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। हाँ है? हाँ, अब उसमें है कि मच्छर काटेगा तो सही, लेकिन वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वो डिजीज सब में थोड़ी, पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर, पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर, है ना। ये अभी उसमें चल रहा है, एडिस इजिप्टी भी चल रहा है शायद तक, जहां तक मेरे को याद है। देखना इसका, आपको मिलेगा इसका ना, एडिस इजिप्टी पे डेंगू जो ट्रांसमिट करता है, इस पे चल रहा है शायद तक, इस पे ही होगा, या एनाफ्लीज पे है, दोनों में से एक पे है। बिल्कुल। अच्छा, आपको मजाक लग रहा है अभी तक कि सर मजाक कर रहे हैं इसे? हाँ, ये रियल कंसेप्ट है, मतलब रिसर्च चल रहा है इस पे, है ना। अभी मतलब 10-15 दिन पहले ही न्यूज के अंदर आर्टिकल आया ये बहुत पहले ही चल रहा है, पर इसका आर्टिकल बीच बीच में आते रहते, तो मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ, तब मेरे को ऐसे याद आया, इसलिए मैंने आपको बताया। ऐसा भी कंसेप्ट है, मतलब कि मच्छरों के अंदर ऐसा चेंज कर देंगे कि मच्छर अपने डिजीज ट्रांसमिट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है मच्छर मार नहीं रहे, मच्छर तो घूम रहे हैं, लेकिन इस टाइप के मच्छर डेवलप कर दिए। ऐसा देखो ना, आप पढ़ा था आपने, जो ये तो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपने इससे पहले वो भी तो पढ़ा था, मेल स्टेरल टेक्निक पढ़ी थी ना, निपलिंग ने दी थी। उसने क्या किया था, उसने भी तो ये किया था। वहां पर स्क्रूवर्म फ्लाइज थी, मक्खियां थी बहुत सारी। उन्होंने क्या किया, जो अपने मेल जितनी भी फ्लाइज थी उनको सबको इकट्ठा किया, सबको नहीं मतलब जितनी मैक्सिमम हो सकती थी, सबको तो कैसे करेगा। हाँ, लेकिन वो इसने कहाँ किया, उसने एक पर्टिकुलर आइलैंड पे किया। आइलैंड समझते हैं, समुद्र के बीच में एरिया होता है, बाहर से कोई आ नहीं सकता, अंदर का बाहर जा नहीं सकता, ऐसी जगह पे। अब वहां पर जो मैक्सिमम इंसेक्ट्स है, उन्होंने उनको कलेक्ट करने की कोशिश की, और करके जो मेल फ्लाइज थी उनको सबको क्या किया, रेडिएशन से ट्रीट किया। रेडिएशन के कारण वो मेल फ्लाइज क्या होगी, सभी स्टेराइल हो गई। अब उसके कारण क्या, उनको वापस रिलीज कर दिया। अब उससे मेटिंग तो हुई, लेकिन नई जनरेशन नहीं आई, तो उसके कारण वो इंसेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया वहां। तो ये तो एक आइलैंड के ऊपर पर्टिकुलर, ऐसा नहीं हर जगह कर सकते, पॉसिबल नहीं। आइलैंड के ऊपर कि जहां से बाहर से कोई नहीं आ सकता, यहाँ का बाहर नहीं जा सकता, ऐसी जगह पर। ऐसा ही मॉस्किटो से मच्छरों के लिए, तो वहां भी ऐसा किया जा रहा है, मतलब उनके अंदर कुछ इस प्रकार के मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिसके कि वो वेक्टर ना रहे, मतलब उनमें ट्रांसमिशन नहीं कर पाए वो कोई भी डिजीज का। तो अगर वो एक बार आपने तैयार कर दिया और उसको बाद में मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, अब उनमें मीटिंग तो होती रहेगी, लेकिन मीटिंग होगी, लेकिन जो नई जनरेशन जो भी आएगी आगे, वो सभी कैसी होगी, वो वेक्टर नहीं रहेगी, वो डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ऐसा चल रहा है। तो ऐसे अपने आने वाले टाइम के अंदर, अभी इतना कंसेप्ट नहीं चला, ये फॉरेन के अंदर तो अभी भी चल रहा है, आने वाले टाइम में भारत में भी होगा, है ना। जैसे बच्चों को डिजाइन करवा रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लक्षण सही नहीं है,
तो जो लक्षण सही नहीं है वो वाले जीन हटा दिए जाते हैं, है ना। तो वो बच्चा, हाँ किसी को लगता है कि मेरे बाल घुंघराले है, मेरे बच्चे के बाल स्ट्रेट होने चाहिए। अब बाल स्ट्रेट घुंघराले हो, किससे कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन ही तो कंट्रोल कर रहा है ना भैया। अपने शरीर का एक एक गुण किससे कंट्रोल हो रहा है? जीन से कंट्रोल हो रहा है, एक एक गुण। किसी को है कि मेरी आंखें बुरी है, मेरे बच्चे की काली होनी चाहिए, चलो भैया बुरी आंखें हटाओ, काली डालो। हाँ, तो ये कंसेप्ट सब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होने वाला है। ये आने वाला टाइम मतलब बहुत एडवांस है कुछ नहीं, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है कुल मिला के। हाँ, इसका आएगा रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, वो पॉजिटिव कुछ नहीं आने वाला इसका, सब नेगेटिव आएगा इसका। लेकिन वो है कि अति कर रखी है इंसान ने, लेकिन प्रकृति एक ही दिन करेगी अति, फिर इंसान रोएगा, हैं ये क्या कर दिया है? नहीं, कई बार मिलता है, सबको नहीं, कुछ कुछ को मिलता है। जैसे अभी कोरोना में आया, कुछ को रोने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो पीछे रह गए वो रोए थे बेचारे। हाँ, ऐसा तो होगा कि रोने का मौका तो दिया जाएगा, एकदम से नहीं ऐसे। हाँ, लेकिन वो है कि रोने का मौका उसको मिलेगा जिसने थोड़े बहुत अच्छे कर्म कर रखे। जिसने जो बिल्कुल ही बुरे किए तो उसका तो उसको कुछ नहीं बोले थे, तेरा लाइफ सेट है बोले। हाँ, बीटी से कोलियोप्टेरा के व्हाइट ग्रब का भी कंट्रोल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बीटी की अगर बात करें तो बीटी के अंदर मैंने अभी क्या बताई, 3 प्रकार के जीन बताए। इन 3 प्रकार के जीन के अंदर ये जो क्राइजीन है ना, क्राइजीन ही कोई एक जीन थोड़ी है। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई टू ए बी, हजारों जीन है ये से। इनमें से 700 जीन अभी तक रिपोर्ट कर लिए जो इंसेक्ट के लिए क्या है, रेसिस्टेंट। अब इसमें से कुछ लेपिडोप्टेरन के लिए है, कुछ कोलियोप्टेरन के लिए है, कुछ डिप्टेरन के लिए है ना बेसिकली। और अपने ज्यादातर एक अपने डिप्टेरन, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, इन 3 इंसेक्ट के लिए बीटी इफेक्टिव है। लेकिन इनमें भी अगर बात करें, सबसे ज्यादा बीटी का कॉमर्शियल यूज होता है वो लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए ही होता है। या जितनी भी आप बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़ते हैं वो सभी की सभी क्या होती है, लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए ही तैयार की गई है। इसमें पढ़ेंगे अपने 1 बाय 1। तो अभी तो आपको क्या इन 3 जीन का पता रखना है। ये 3 प्रकार के जीन होते हैं, आगे बात करेंगे इनके बारे में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर बात करें बेसिलस thuringiensis से, इसको इसी बाटा ने रिपोर्ट या डिस्कवर किया था 1901 में। किससे? सिल्कवर्म से। या सिल्कवर्म की लार्वी थी, वो डिजीज्ड थी, उसको देखा तो उसके अंदर इन्फेक्शन पाया गया, किसका? बैक्टीरिया का। उसके बाद में बर्लिनर ने क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था। आइसोलेट मतलब उससे अलग निकाला। एक ने तो आगे खोज के छोड़ दिया, ठीक है होता होगा, बीमारी होती है इससे, कि किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, उसको छोड़ दिया। दूसरे ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को अलग निकाल के देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको आइसोलेट किया, मतलब उसको सेपरेट किया अपने किससे, फ्लोरमोथ से। ये भी लेपिडोप्टेरन पेस्ट है और ये भी सिल्कवर्म भी लेपिडोप्टेरन पेस्ट है, तो इनसे इसको क्या किया, अलग किया। उसके बाद में हाईली पैथोजेनिक टू लेपिडोप्टेरन लार्वी। अब ये भी आपको याद रखना है कि लेपिडोप्टेरन ये सॉरी बीटी होता है बेसिलस thuringiensis, कौन सी स्टेज के लिए इन्फेक्टिव होता है, तो लार्वल स्टेज के लिए होता है। एडल्ट पे इसको इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडल्ट नेक्टर फीडर्स होता है, वो प्लांट को फीड ही नहीं करता है, तो उस पर कैसे असर होगा, चांस ही नहीं। लार्वल के अंदर ही इन्फेक्शन होता है इसका। रिक्वायर्ड एल्केलाइन पीएच विच फाउंड इन इंसेक्ट मिडगट, दैट इज 9 to 10 और 10 to above भी होता है, 10 से ऊपर भी होता है। कि इसको क्या चाहिए, इसको एल्केलाइन पीएच चाहिए, और वहां कहां मिलेगा इसको, मिडगट के अंदर या गट के अंदर मिलेगा। इंसेक्ट्स के गट का पीएच होता है वो कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। उसके बाद में ये कैसा है, स्टोमक पॉइजन है। मतलब बताया था मैंने एक दिन आपको, स्टोमक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्टोमक पॉइजन और रेस्पिरेटरी पॉइजन, 3 टाइप के पॉइजन बताए थे। कॉन्टैक्ट पॉइजन जो डायरेक्ट क्यूटिकल को पेनिट्रेट करके बॉडी में एंटर कर जाता है, डायरेक्ट त्वचा से शरीर में प्रवेश कर जाता है, कॉन्टैक्ट पॉइजन। स्टोमक पॉइजन जो भोजन के साथ में शरीर में प्रवेश करता है उसको स्टोमक पॉइजन बोलते हैं, उद्रविष बोलते हैं। और एक होता है रेस्पिरेटरी पॉइजन जो श्वसन रंध्रों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, स्पाइरिकल्स के थ्रू शरीर में एंट्री करता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पॉइजन। 3 प्रकार के पॉइजन होते हैं, आगे पढ़ेंगे। नॉन टॉक्सिक टू मैन, ह्यूमन बींग्स के लिए नॉन टॉक्सिक है। नॉन फाइटोटॉक्सिक मतलब प्लांट्स के ऊपर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। सेफर टू बेनिफिशियल इंसेक्ट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए मोस्टली सेफ है, क्योंकि बेनिफिशियल इंसेक्ट मैक्सिमम लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को छोड़ के ही होते हैं, है ना। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को छोड़ के बाकी जैसे हाउस ये हनी बी वगैरह है, पोलिनेटर्स होते हैं जो मैक्सिमम, वो उनके ऊपर इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आता बीटी का। उसके बाद में मिनिमम सीएफयू यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कितनी होनी चाहिए, 1 × 10⁸ होनी चाहिए। ये आपको यूनिट याद रखना। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इंडिया के अंदर, अगर आप बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं और उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड सीएफयू क्या होना चाहिए, उसका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होती है बैक्टीरिया में, यानी स्पोर्स कितने होने चाहिए, है ना। ये अपने मेजर करते हैं जब कोई कल्चर करते हैं उसका, तो कल्चर करने के बाद में एक ऐसी मशीन आती है उसके अंदर उसको लगा के और उसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट काउंट करते हैं, ठीक है। तो वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 1 × 10⁸ होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। एक कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन होता है जो मार्केट में बीटी का पाउडर के फॉर्म में या तरल रूप में, घोल के रूप में
सॉल्यूशन के रूप में जो भी मिलता है अपने को, उसके अंदर मिनिमम CFU कितना होना चाहिए, 1 × 10⁸ होना चाहिए। उसके बाद में फर्स्ट रेसिस्टेंट टू बीटी रिपोर्ट इन फ्लोर मोथ क्लोडिया इंटरपेक्टेला 1985, मतलब बीटी के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंट कोई इंसेक्ट है तो वो रिपोर्ट किया गया था। कौन सा? क्लोडिया इंटरपेक्टेला, लेकिन ये स्टोरेज पेस्ट था। कैसा था ये? स्टोरेज पेस्ट था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में डीबीएम इज द ओनली इंसेक्ट विच डेवलप फील्ड रेसिस्टेंट अगेंस्ट बीटी, यानी फील्ड इंसेक्ट अगर आपसे पूछ ले फर्स्टली किसने रिपोर्ट कौन से इंसेक्ट में डीबीएम के अंदर देखा गया था ना, फील्ड के अंदर कोई फील्ड का पेस्ट है वो अगर बीटी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है तो कौन है? डीबीएम, डायमंड बैकमोट। उसके बाद में अगर बात करें इसके ट्रेड नेम यानी मार्केट में किस किस नाम से मिलता है, तो स्पोरिन के नाम से, डिपेल के नाम से, थ्योरीसाइड के नाम से, डेल्फिन के नाम से, बायोबीट के नाम से, हार्ट के नाम से, ठीक है। तो इसमें डिपेल का कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। डिपेल को कई बार ऐसे भी लिखा होता है, DIPEL, कैपिटल के अंदर लिखा होता है, तो उसका मतलब समझ जाना किसकी बात कर रहा है, ये बीटी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यानी मार्केट में बीटी किस किस नाम से मिलता है। तो ये सब मार्केट के अंदर स्पोरिन, डिपेल, थ्योरीसाइड, डेल्फिन, बायोबीट, हार्ट, इन सब के नाम से मार्केट के अंदर ये मिलता है। बेसिलस थ्यूरिजेंसिस। हाँ, ज्यादा पढ़ने वाला जीन डलवा देंगे, तू डलवा लेना भैया तेरे बच्चे में। इसको लगता है मैं कम पढ़ता हूँ, मेरा बच्चा ज्यादा पढ़े, ज्यादा ब्रिलियंट माइंड वाला जीन डलवाएंगे। अभी ये साइंस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है ना, इतनी फास्ट नहीं करनी चाहिए। ये आईवीएफ का कंसेप्ट है, जैसे आईवीएफ का तो अपने देखो पिछले 5 साल के अंदर ही, मतलब कोरोना के जस्ट पहले ही आया था और इतने साल में कितनी ज्यादा ग्रोथ की। ऐसे ही एक दिन क्या होगा, बच्चे भी डिजाइन होने लगेंगे बायोटेक्नोलॉजी। आप बोलोगे सर इस दिन तो फेंक रहे थे, आज तो सच में हो रहा है। फेंक थोड़ी रहते सर, तो सच बता रहे थे। तो अपने को सुनने में ऐसा लगता है, विश्वास नहीं होता ना एकदम से। मच्छर वाला नहीं समझ में आया? नहीं है? आज जाके गूगल करना ना। खाएगा तो सही ना, इन्फेक्शन मतलब उसके अंदर वो वायरस सस्टेन नहीं करेगा, या जो प्रोटोजोआ है वो सस्टेन नहीं करेगा उसके अंदर, जो उसने अपनी बॉडी से लिया। अभी अपने मलेरिया मच्छर से थोड़ी हो रहा है, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से हो रहा है ना, तो वो प्रोटोजोआ उसकी माउथ पार्ट्स के अंदर या उसकी बॉडी में सस्टेन करेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। अगर उसने अपने को खाया, अपने से ब्लड लिया, उस ब्लड में अगर प्रोटोजोआ है तो उसमें इनएक्टिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आगे इन्फेक्शन करेगा कैसे? कर ही नहीं सकेगा इन्फेक्शन। वही तो है, ये तो बायोटेक्नोलॉजी है, इसी को तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके आगे बायो जोड़ दिया तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ऐसे तो अभी कृत्रिम कोक तैयार कर दी, देखो आप, इंसान की जरूरत ही नहीं है। कृत्रिम कोक समझते हो, है ना? कृत्रिम कोक तैयार कर दी, मतलब माँ की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही बच्चा टेस्ट ट्यूब में अपने निषेचन करवाया और डायरेक्ट एक मशीन में रख दिया, 9 महीने बाद उसमें बच्चा बाहर निकाल लो। अब बोलेंगे हैं कुछ भी होता हो, वो इंसान को थोड़ी मतलब है उससे इंसान को तो पंगे लेने हैं कुल मिला के, लेकिन वो ऐसे यूजफुल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे प्री मेच्योर डिलीवरी होती है। प्री मेच्योर डिलीवरी मतलब कई 5-6 महीने बच्चे हो जाते हैं। अब वो क्या होता है, इमेच्योर रह जाते हैं, तो कई बार मर जाते हैं, कई बार जीवित भी रहते हैं, तो प्रॉपरली वो अपने थोड़े डिजीज के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनका। तो ऐसे बच्चे जो मान लो 5-6 महीने के हो गए, तो उनको उस मशीन के थ्रू 2-3 महीने और रख के उनको पूरा मेच्योर बनाया जा सकता है। वो बेनिफिट भी है उसके, उसके बेनिफिट भी है, लॉस भी है, सब है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है। हाँ, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कर देते हैं, सब कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी है। हाँ, इंसान के अंदर सूअर का हार्ट डाल दो ये भी चल रहा है, देखो आप। हाँ, सही है ये, इंसान का हार्ट सूअर के हार्ट से ही मैच होता है ये कड़वा सत्य है। हाँ, एक इंसान को 2 महीने तक जीवित रख लिया था सूअर का दिल लगा के।
मैच उससे हो रहा है, देख लो अपना हार्ट, कितना कितना थर्ड क्लास हार्ट लेके घूम रहे हैं, अपने सुअर का हार्ट लेके घूम रहे हैं। फिर बोलते हैं मैंने तो दिल दे दिया। दिल दे क्या दिया? सुअर का दिल है तेरे पास हैं? फाइटोटॉक्सिक, फाइटो का मतलब प्लांट, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी, यानी प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। नॉन फाइटोटॉक्सिक का मतलब प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी नहीं है। इस बार बीटी कॉटन में भी अटैक हुआ है, तो वो तो मैंने जब पढ़ा था अपने बीटी, ये कॉटन पढ़ा था उस टाइम बता दिए मैंने आपको, पिंक बॉलवर्म का अटैक बीटी कॉटन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिंक बॉलवर्म रेसिस्टेंट हो गया बीटी कॉटन के अगेंस्ट। हाँ क्या हुआ? क्या हो गया? क्या समझ नहीं आया? हाँ तो क्या हो गया? तो कहाँ है नाम? ये इसको सिगाड़ा बीटल भी बोलते हैं, फ्लोरमोथ भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम देखो ना आप, कॉमन नेम मत देखो, कॉमन नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। कॉमन ये साइंटिफिक नेम देखो, इसमें प्लोडिया इंटरपेक्टल एफेस्टिया कोनेला, इसको अपने सिगाड़ा बीटल भी, ये अपने फ्लोरमोथ भी बोलते हैं, और इसको अपने इसको भी फ्लोरमोथ बोलते हैं, इसको फ्लोरमोथ बोलते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? सिगाड़ा बीटल होती है, ये प्लोडिया इंटरपेक्टल है, ठीक है। दोनों फ्लोरमोथ के फॉर्म में जानी जाती है। तो ये इसी वाटा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बीटी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इसी वाटा ने डिस्कवर किया था। कब किया था ये जरूर याद रखना, 1901, और फिर 1911 के ये 1911 के अंदर क्या किया गया था? इसको आइसोलेट किया गया, ठीक है। तो डिपेल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये तो बीटी कॉटन के बारे में तो मेरे को लग रहा है जब आपने कॉटन के पेस्ट मैंने आपको बताया था उस टाइम पूरा कंसेप्ट बताया था आपको, इतना थोड़ी याद रहता है। देखो देखिए पीछे जहां कॉटन के पेस्ट लिखे थे वहां निकालो, लास्ट के 4 पॉइंट समझ में नहीं आए। लास्ट के 4 पॉइंट कौन से? हाँ नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया। बॉल गार्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नहीं लिखवाया था, बहुत गलत बात है, अभी लिखेंगे। हाँ तो लास्ट के 4 पॉइंट में ये बोल रहा है, सबसे पहला तो मिनिमम सीएफयू यानी कॉलोनिंग फॉर्मिंग यूनिट, यानी एक प्रकार से कोई भी बैक्टीरिया का कल्चर होता है उसका स्टैंडर्ड नापने के लिए होता है, उसकी क्वालिटी नापने के लिए, तो उसके अंदर मिनिमम अपने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कितनी होनी चाहिए? तो 1 × 10⁸ होनी चाहिए, ठीक है। उसके अब 1 × 10⁸ का मतलब मत पूछना कि क्या होता है, हाँ वो आपको पता है कैसे, कि 10 है तो 10 के आगे 8 बार जीरो लगा दो, जितने होंगे उतने सीएफयू होने चाहिए, यानी उतनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक है। जो भी आप मार्केट में उत्पाद बेचने जा रहे हैं उसका अगर आपको लाइसेंस चाहिए और अगर आपने सैंपल पास करवाना है तो लेबोरेटरी में जब उसकी टेस्टिंग होगी तब इतने सीएफयू उसके अंदर मिलने चाहिए, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट उसके अंदर मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन नहीं है। दूसरा, फर्स्ट रेसिस्टेंट टू बीटी रिपोर्ट इन फ्लोरमोथ, यानी सबसे पहला रेसिस्टेंट रिपोर्ट किया गया था फ्लोरमोथ के अंदर रिपोर्ट किया गया था। रेसिस्टेंट मतलब कि बीटी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट इंसेक्ट, या बीटी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट कौन सी इंसेक्ट ने सबसे पहले दिखाया? फ्लोरमोथ ने, कि फ्लोरमोथ पे सबसे पहले बीटी का असर होना खत्म हुआ, यानी बीटी के फ्लोरमोथ के ऊपर बीटी का असर देखने को नहीं मिला। फिर है डीबीएम, डायमंड बैकमोथ इज ओनली इंसेक्ट विच डेवलप फील्ड रेसिस्टेंट अगेंस्ट बीटी, मतलब फील्ड के अंदर अगर बात करें, ये तो क्या है? ये तो स्टोरेज का पेस्ट है। फील्ड के अंदर अगर कोई पेस्ट तो वो डायमंड बेकमोथ जो कोल क्रॉप गोभी का कीट होता है, इसने सबसे पहले बीटी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी रेसिस्टेंट दिखाया। उसके बाद में इनके ट्रेड नेम यानी बाजार में किस नाम से मिलता है बीटी? स्पोरिन के नाम से, डीपीएल के नाम से, प्यूरिसाइड, डेल्फिन, बायोबीट, हार्ट, ये सब के सब बैक्टीरिया के बारे में कहानियां हैं। अब जो आगे बात करेंगे अपने, वो करेंगे अपने ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में बात। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में बात। लेकिन उससे पहले बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन आपको पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है जो आपको पता होनी चाहिए किस किस के लिए काम लेते हैं। एक आती है कुरुस्टाकी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, कुरुस्टाकी की अगर बात करें तो ये लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए काम आती है ये स्ट्रेन, ठीक है। बेसिलस thuringiensis इसकी जो स्ट्रेन है या सब स्पीशीज बोल सकते हैं कुरुस्टाकी, ये लेपिडोप्टेरा के लिए काम करती है। इसी प्रकार से बेसिलस thuringiensis
इसकी जो स्ट्रेन है HY, ये किसके लिए काम आती है? डिप्टेरा के लिए काम करती है। इसी प्रकार से बेसिलस thuringiensis इज़राइलियंसिस होती है, मॉस्किटो के लिए काम करती है। और बीटी thuringiensis, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया पहले एग्जाम में। फिर बेसिलस thuringiensis टेनेब्रियोजेंसिस होती है, कोलिप्टेरा के लिए काम करती है। उसके बाद में एक बैक्टीरिया आता है बेसिलस पोपिली। बेसिलस पोपिली की अगर बात करें, वो तो था बेसिलस thuringiensis, ये दूसरा बैक्टीरिया। ये कौन सा है? बेसिलस पोपिली। बेसिलस thuringiensis बेसिकली लेपिडोप्टेरा के लिए काम करता है, लेकिन ये जो बेसिलस पोपिली है, ये बेसिकली कोलिप्टेरन इंसेक्ट के लिए काम करता है। इंडिविजुअल कोलिप्टेरन इंसेक्ट के लिए ही काम करता है। जैसे जापानी बीटल है, व्हाइट ग्रब है, इनके लिए इफेक्टिव होता है। क्या करता है ये मिल्की डिजीज कॉज करता है। इनके इन्फेक्शन से इंसेक्ट्स के जो अपने इन्फेक्टिव इंसेक्ट होता है, उनकी बॉडी से व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, दूधिया रोग बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, मिल्की डिजीज बोल देते हैं। और ये मार्केट में डूम के नाम से, अपने इंडिया में चलन में नहीं है, फॉरेन में इसका यूज होता है ना। तो ये एक प्रकार से कोलिप्टेरन पेस्ट के लिए काम आता है। और बिट्टी होता है वो किसके लिए? लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए काम आता है। तो अभी बीटी के बारे में अपने बात की थी कि बीटी के अंदर, वैसे तो बीटी जो कॉटन बनाया गया था वो बोलवर्म के अगेंस्ट ही बनाया गया था, नहीं उसमें बोलवर्म का अटैक नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम से पिंक बोलवर्म का अटैक बहुत ज्यादा बीटी कॉटन में हो रहा है। मतलब पिंक बोलवर्म ने भी अपने अगेंस्ट रेसिस्टेंट, बीटी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया है। पैरासिटिज्म आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा भैया, छोड़ देना। आप तो पैरास्टोड के एग्जाम्पल याद रख लेना, वही पूछेगा बस। पैरासिटिज्म का आपके एग्जाम में नहीं आएगा ना। ये पैरासिटिज्म मतलब पैरास्टोइड्स के बाद डिफरेंट टाइप के पैरास्टोइड्स होते हैं। पैरासिटिज्म के टाइप होते हैं, मल्टीपल पैरासिटिज्म, सुपर पैरासिटिज्म, क्लेप्टोपैरासिटिज्म। क्लेप्टोपैरासिटिज्म जो आप पूछ रहे हैं वो तो बेसिकली कोई भी इंसेक्ट है एक, या कोई भी नेचुरल एनिमीज है, वो कोई इंसेक्ट को फीड कर रहा है। अगर कोई दूसरा नेचुरल एनिमीज आके उस इंसेक्ट को फीड कर ले तो उसको क्लेप्टोपैरासिटिज्म बोलते हैं। कि ऑलरेडी पैरासिटाइज है, उसके ऊपर कोई दूसरा इंसेक्ट आके पैरासिटिज्म करे तो उसको क्लेप्टोपैरासिटिज्म बोलते हैं। वही है कि मारा किसी और ने, खा कोई और रहा है, चोरी छिपे वाली बात है क्लेप्टोपैरासिटिज्म। होता है कई बार ऐसे डिस्कवरी पे आते हैं ना, किसी शेर ने कोई हिरन को मार दिया, वो शेर खा रहा है, लेकिन शेर थोड़ा सा नींद आई तो पीछे से आके कौन खा गया? कोई कुत्ता आके खा गया उसको थोड़ा सा। वही क्लेप्टोपैरासिटिज्म। तो बीटी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने इंडिविजुअल जो इंसेक्ट बताए थे आपको, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बीटी कॉटन ने बताया था बोलरोम के अगेंस्ट तैयार की गई है। बीटी ब्रिंजल है किसके अगेंस्ट? ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस, शूट एंड फ्रूट बोरर। इसी प्रकार से बीटी के बेज इसके अगेंस्ट, बीटी के बेज में कौन सा था? लेपिडोप्टेरा के बेस्ट, डिबियम डायमंड बैकमॉथ है ना, तो उसके लिए तैयार की गई है। बीटी मेज के अंदर आता है एक यूरोपियन कॉर्न बोरर बोलते हैं इसको, अपने इंडिया में नहीं है इसका डैमेज, फॉरेन में होता है ना। तो यूरोपियन कॉर्न बोरर के अगेंस्ट बीटी मेज तैयार की गई है। इसी प्रकार आता है बीटी टोबैको, तंबाकू।
बीटी टोबैको, वो भी लेपिडोप्टेरिन पेस्ट के लिए तैयार की गई है। तो इस प्रकार से जितनी भी बीटी क्रॉप्स है ये सभी के सभी लेपिडोप्टेरिन पेस्ट के अगेंस्ट ही तैयार की गई है ना। जैसे कॉटन में बोलरम्स आते हैं, तीनों बोलरम आप देखोगे तीनों ही क्या है, लेपिडोप्टेरिन पेस्ट है, तो उनके लिए बीटी कॉटन तैयार की गई है। लेकिन बीटी कॉटन में अपने देखते हैं कि पिंक बोलरम का अटैक होता है, पिंक बोलरम का डैमेज अपने को बीटी कॉटन में देखने को मिलता है। तो ये बीटी के बारे में आगे कंटिन्यू रखेंगे, अपने कल पढ़ेंगे इसके बारे में और। हाँ, यूरोपियन कॉर्न बोरर बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो ये कुल मिला के आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।